खमा गनीसा, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो अभी हम हैं एटीएस भीलवाड़ा में और आज हमारी क्लास हो रही है। बुक सब्जेक्ट का नाम है राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957। सर यहाँ पे चलिए एक्सप्लेन कर गाइस रहे स्टार्ट हैं। करते हैं। सब्जेक्ट का अ, नाम है राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जो भी पटवारी लोग काम करते हैं उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिनको प्रपत्र कहते हैं और इनकी संख्या 1 से 39 तक होती है और इनको ऐसे बोला जाता है जैसे P1 P13 P39 इस टाइप से इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे सर ने क्लास में हमें शॉर्ट में लिखवाए थे जो भी अभी हमारे काम आ रहे हैं वो ये चीज़ लिखवाए हुए हैं। बाकी बुक में ये पूरे डिटेल से दिए हुए हैं। ये कंटिन्यू नहीं है, जैसे 2 के बाद 3 3 के बाद जस्ट जंप कर गया 5। तो जो नहीं लिखे हुए हैं उनका मतलब वो डिलीट हो चुके हैं या फिर वो अभी काम नहीं आते हैं। सो सर ने ये शॉर्ट में हमें लिखवाया है समरी के तौर पे ताकि हमें ये इजीली पिक हो जाए। बाकी इनका पूरा फॉर्मेट और नंबरिंग से ये हमें बुक में दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट नोट से पढ़ते हैं और थोड़ा सा बुक से इनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं P2, मतलब जो फॉर्मेट है 2 नंबर का उसे हम बोलेंगे P2। P2 में क्या दिया हुआ है? P2 में है दैनिक डायरी। दैनिक डायरी का सीधा सा मतलब जो डायरी हम डेली लिखते हैं, जो हमारे डेली बेस पे हमें लिखनी होती है या फिर भरनी होती है। इसका भी एक पेपर फॉर्मेट होता है जिसे हमें डेली भरना होता है। तो ये कैसा होता है इसे हम बुक से देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम P3। P3 में आता है मासिक सारांश। मासिक से सीधा से मतलब ये मंथली मेंशन किया जाता है, मतलब मंथ में एक बार। ओवरऑल ऐसा होता है कि हम जो 1 से लेकर 30 डेज तक दैनिक डायरी बनाते हैं उनको हम समराइज करते हैं तो वो एक मंथली रिकॉर्ड के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसकी डिटेल्स हमें मंथली सारांश के रूप में मेंशन करनी होती है। इसके लिए जो फॉर्मेट होता है उसमें हम इसकी एंट्रीज करते हैं। तो इस तरह से हर महीने का एक एक रिकॉर्ड होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो टोटल मिला के मासिक सारांश हमारे पास हो जाएंगे 12। तो सो गाइस नेक्स्ट है P5 आदेश पुस्तिका। P5 आदेश पुस्तिका में ये जो है अभी भी ऑफलाइन मोड पे होती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। ऑनलाइन अभी ये नहीं हुई है, हमें हाथ से ही भरनी होती है। इसके अंदर होता है जैसे कि पटवारी जो उनको मीटिंग में बुलाया जाता है, जो बड़े अफसर उनसे उनको मीटिंग में बुलाते हैं या फिर कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आदेश जो उनको आला अधिकारी देते हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इस पुस्तिका में उनकी डिटेल लिखी जाती है। डिटेल में जैसे उनकी कौन से नंबर का है, कौन सी डेट है, कौन से कार्यालय से उनको मिला है, उसकी फोटोकॉपी हो गई, उसके ऊपर कानून के हस्ताक्षर और थोड़ी सी डिटेल्स जिसमें कि कभी वो रद्द या संशोधित हुए हैं, ऐसे कोई डिटेल्स के अंदर फिल करनी होती है। ठीक है, इस नेक्स्ट है P13 जिसमें दिया हुआ है खसरा गिरदावरी। गिरदावरी का सिंपल सा मतलब होता है कि किस खसरा मतलब कोई खेत, उस खेत में किस नंबर का वो खेत है और वहाँ पे कितने क्षेत्रफल पर कौन सी प्रकार की फसल बोई गई है, वो फसल का टाइप कौन सा है, किस टाइप की मिट्टी में वो बोई गई है, उसमें सिंचाई किस माध्यम से की गई है, सिंचाई नेचुरल बारिश से हुई है या किसी स्रोत से हुई है, और कितने मात्रा में वहाँ से हमें पैदावार प्राप्त होगी और किस काश्तकार ने वो बोई है। इन सब की डिटेल हम खसरा गिरदावरी में देखते हैं जिसके फॉर्मेट में इसकी एंट्री की जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं अब। ये P13 में पूरा मेंशन है। और स्पेशल बात ये है कि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन मोड पे नहीं होती हैं क्योंकि सब चीज़ें पेपरलेस कर दी गई हैं। खसरा गिरदावरी का पता हमें जींसवार सर्वे से लगता है और ये एक प्रकार की एक परमानेंट टाइप की गिरदावरी होती है, मतलब ये करना ज़रूरी होता है और ये की जा रही है काफ़ी लंबे टाइम से। इसमें कोई टेम्परेरी चीज़ें नहीं होती हैं, ये परमानेंट टाइप की होती है। गाइस नेक्स्ट है P14 खसरा परिवर्तनशील। इसका मतलब चेंजेस होते हैं, जिसमें चेंजेस उसी में होते हैं जो टेम्पररी होती है, ये एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये ऑफलाइन मोड में अभी भी लिखी जाती हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का। खसरा परिवर्तनशील में मोस्टली चीज़ें वो होती हैं जो कृषि अभिलेखों में अस्थायी तौर पर पाई जाती हैं। जो अस्थायी या अस्थिर जो कृषि होती है उनका इसमें डिटेल्स फिल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी वो उस टाइप की फसल या खेती की जाएगी और कभी नहीं की जाएगी, या फिर कोई लंबे गैप के बाद वो कृषि की जाती हो। नेक्स्ट है P15 सीमा धोतक चिन्ह, जिनका निर्धारण हदबंदी के द्वारा किया जाता है, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऑफलाइन मोड में हम इनको अभी भी मेंशन करते हैं। इनका सीधा सा मतलब होता है जो किसी खेत की बाउंड्रीज होती हैं और दो गाँव की या फिर दो सीमाएं जहाँ पे टच करती हैं, 2 से ज़्यादा 3 3 से ज़्यादा 4, तो वहाँ पे हम कुछ चिन्हों का निशान बनाते हैं। 2 गाँवों में टच करती है उसको दूदा या सहदा कहते हैं, 3 गाँवों में टच करती है उसे त्रिपटा, और 4 गाँवों में जो टच करेगी सीमाएं उनको हम वहाँ पे चौपारा जैसे निशान वहाँ पे हम बनाएंगे। गाइस नेक्स्ट है P16 P17 P18। ये तीनों आपस में इंटरलिंक करते हैं और इनका सीधा संबंध P13 में दिए हुए खसरा गिरदावरी से है, क्योंकि गिरदावरी से हमें सारी डिटेल्स मिलती है कि कौन से समय में हमने कौन सी फसल बोई थी और कितने क्षेत्रफल में बोई थी। तो P16 में है गोशवारा जिनसवार खरीफ, मतलब खरीफ की फसल हमने कितने एरिया में बोई है। तो ये वैसे 4 वर्ष का डिटेल होता था, तो मतलब 1 वर्ष में 1 बार, तो 4 वर्ष में 4 बार, तो ये 4 डिटेल्स हो जाती हैं। और P17 में रबी की फसल का डिटेल दिया जाता है और P18 में जायद रबी का डिटेल दिया जाता है। तो 4 4 4 मिलाकर टोटल 12 बार इनकी डिटेल्स हमें मिलती थी और इन चारों को खसरा गिरदावरी के द्वारा ही इनकी डिटेल्स भरी जाती हैं। और अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। डिजिटलाइजेशन के बाद ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन कंप्यूटर में दर्ज करते हैं और इनको हम मैनुअल तरीके से अब नहीं करते हैं। सो
P19 में आता है मिलान खसरा। ये एक वर्ष कृषि वर्ष के अंत में आता है और अभी ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये अभी भी ऑफलाइन मोड में लिखा जाता है। मिलान खसरा में पूरे साल भर में जो भी हमने कृषि फसलें देखी थी, खरीफ, रबी और जायद, इन सब की पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे डिटेल्स डाल के देखते हैं। इसके लिए हम चेक करते हैं कि कितनी भूमि सिंचित थी, असिंचित थी, बोया गया, नहीं बोया गया, कितनी भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, और कितनी पे काश्त हुआ, कितने पे काश्त नहीं हुआ। ये सारी डिटेल्स हम इसको चेक करते हैं और उनका मिलान करते हैं कृषि वर्ष के एंड में। तो गाइस नेक्स्ट है P21 नामांतरण पंजिका। नामांतरण का मतलब होता है जब जमीन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही हो। ये अभी ऑनलाइन मोड में है, मतलब कि ये ऑफलाइन मैनुअली नहीं चढ़ाई जाती है, ये सारा डिजिटल रूप में इनका डेटा एंटर किया जाता है। नामांतरण का कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे किसी की फौत हो गई हो, किसी ने जमीन विक्रय की हो, न्यायालय के किसी आदेश से जमीन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा रही हो, दान के लिए कोई जमीन दी गई हो, विरासत के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा हो, या किसी की वसीयत के थ्रू हो नामांतरण करना हो रहा हो। तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है जिसमें कॉलम 1 से 6 तक तो ओल्ड पर्सन जो पुराना था उसकी डिटेल्स फिल की जाती है, और आगे 7 से नए पर्सन की डिटेल्स उसमें फिल की जाती हैं। उसमें सारे रीजंस भी मेंशन करने होते हैं कि किस किस रीजन से ये नामांतरण खोला गया था। और अगर व्यक्तिगत रूप से करवाया जाता है तो उसके 20 रुपये कॉस्ट लगता है, और अगर गवर्नमेंट का कोई काम हो रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लास्ट में गिरदावरी उसको स्वीकृत कर सकते हैं, और ये भी कृषि वर्ष के अंत में किया जाता है। गाइस नेक्स्ट है P21A, जो इसी का पार्ट है। ये है नामांतरण नियंत्रक पंजिका। मतलब ये एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसमें जितनी भी नामांतरण हुए हैं उनकी डिटेल्स फिल की जाती है, जैसे कि किसी प्रार्थी ने इसको कब अप्लाई किया था, पटवारी को कब मिला, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, भूलेख निरीक्षक को कब प्राप्त हुआ है। पहले पटवारी जी के पास 45 दिन तक इसका रिकॉर्ड फिल करने का टाइम होता था, बट अब ये पटवारी जी के पास 7 दिन तक रहता है, और उसके बाद 30 दिन के लिए पंचायत समिति में भेज दिया जाता है। वहाँ पे तहसीलदार साहब इसको संभालते हैं, और अगर इस पर नहीं संज्ञान लिया जाता है तो ये ऑटो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब आगे से इस पर ई साइन कर दिए जाते हैं और उसको स्वीकृत माना जाता है। पहले इसे उपखंड अधिकारी को सुपुर्द किया जाता था, बट अब इसको तहसीलदार साहब देखते हैं, और लास्ट में इनका टोटल किया जाता है कि अब तक कितने नामांतरण टोटल हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स 21A में करी जाती है। नेक्स्ट है P25 जमाबंदी परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील मतलब चेंज होती रहती है, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, और इसमें कई बुरा जिसको कलेक्ट करने का कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि किसी का नामांतरण शुल्क आया हुआ हो, लीज रेंट पे दी हुई हो, लीज में हम खानों को दे सकते हैं, कुओं को दे सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए दी हुई ज़मीनों का रेंट हो सकता है, कुछ सरफेस रेंट भी कलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ प्राकृतिक पैदावार उगाई जाती हैं जिनसे हम राजस्व कलेक्ट करते हैं। ये सभी एक जमाबंदी परिवर्तनशील में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है P26 जमाबंदी चतुर्वर्षीय। यही परमानेंट टाइप की जमाबंदी होती है। पहले इसकी गणना 4 वर्षों में की जाती थी, अब ये ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है ताकि डिजिटल इसकी एंट्री की जाती है। जमाबंदी को बनाने का या फिर क्रिएट करने का बेसिक होता है मिसल बंदोबस्त, जो कि भू सेटलमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, और जितने भी सारे रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं उनका जो लास्ट स्टेप होता है वो मिसल बंदोबस्त होता है। उसको आधार मान करके सभी जमाबंदियाँ क्रिएट की जाती हैं, और मिसल बंदोबस्त को हम खेवट की खतौनी भी कहते हैं, जिसे फादर ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वही हमारे पास एक बेस होता है जिसके आधार पर हम जमाबंदियों का निर्धारण करते हैं या उनको अंकित करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिसमें भूधारकों के नाम के तौर पर हम राज्य सरकार का ही नाम मेंशन करते हैं, और इसमें काश्तकार का नाम, संख्या, क्षेत्रफल, कृषि भूमि, सिंचाई के स्रोत आदि सभी जो फॉर्मल डिटेल्स होती हैं वो कंप्लीटली भरी जाती हैं, और इसमें एक काश्तकार के नाम पे कितने खसरे और उन जगह जगह पर उनके पास कितनी ज़मीन है, इन सब की डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाती है। सो गाइस आज हमने P26 तक पढ़ा है। इन सभी फॉर्मेट्स की मैं बुक के वाली पेज की फोटो यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये पार्ट 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो पार्ट 2 बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।